मैंने सारी लैंग्वेजेस कवर नहीं की क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया था। तो मुझे नहीं याद कहाँ तक, जहाँ तक या इसमें लिखा हुआ है मैंने वहाँ तक कवर किया है। आई थिंक सी तक दिखाओ या बी जरा तक। स्क्रॉल करके कितने लोग कितने बड़े क्या? स्क्रॉल करके नीचे कह रही करके है, दिखाओ। दिखाओ कितने हैं। प्रोलॉग तक है। प्रोलॉग तक है। ठीक है, स्टार्ट करो। यस। ओके, थोड़ा बैकग्राउंड। इनिशियली जब कंप्यूटर्स बने थे तो दे वर एक्सट्रीमली स्लो, और बहुत ही बेसिक कैपेसिटी थी उनकी कंप्यूट करने की। और ऑब्वियसली इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं चलती थी, तो जो प्रोग्रामिंग होती थी वो किस में होती थी? मशीन लैंग्वेज में ही प्रोग्रामिंग होती थी। तो इनिशियली तुम्हारे पास सूडो कोड्स, आजकल वाली सूडो कोड्स नहीं, लेकिन उनको टर्म दी गई थी सूडो कोड्स, उस पर होती थी प्रोग्रामिंग। और इसमें क्या था? व्हाट द हेल। हेलो। हेलो। हाँ, आ रही आवाज़? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, ले रही हूँ। ओके। नहीं नहीं, उजाल है। रिवाइज करना होगा, पता नहीं पहले का पड़ा हुआ है। हम्म। चलो सही है। हम्म। हेलो। हम्म। क्या बोला? सूडो कोड कोई लैंग्वेज थी या वही जो हमें पता है सूडो कोड क्या होता है? नहीं, ये वो वाला नहीं है। सूडो का मतलब होता है, लेट्स सपोज फेक, राइट? ये वो वाला सूडो नहीं था। ये सूडो कोड्स एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन एक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस थी जिसमें ये शॉर्ट कोड और स्पीड कोडिंग आ रही है। और ये कोई हाई लेवल लैंग्वेज नहीं थी, ये लो लेवल लैंग्वेज भी नहीं थी, और ये असेंबली लैंग्वेज भी नहीं थी। ये टिप मशीन लैंग्वेज की टाइप्स हैं सॉर्ट ऑफ, ठीक है, जिसमें प्रोग्रामिंग करते थे। ये वो हमारा वाला सूडो कोड नहीं है जो बोला जाता है कि हमें हमें सूडो कोड दिया जाता है, वो नहीं है। सबसे पहले शॉर्ट कोड है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दो तीन डिफाइन हुई है, एक दो। नंबर वन, इसमें मल्टीप्लिकेशन सिंबल नहीं था। अगर मल्टीप्लाई करना होता था तो वो एलजेब्रा में जैसे 5x नहीं लिखते, तो वो इम्प्लाई हो रहा होता है कि 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो रहा है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ऐसे करते थे। इसमें प्योर इंटरप्रेटर यूज़ होता था, कोई कंपाइलेशन नहीं, कुछ भी नहीं। और इसमें प्रोग्रामिंग करने से 50 टाइम्स स्लोअर देन मशीन कोड, राइट? ये टिपिकल मशीन कोड नहीं था, लेकिन मशीन कोड से एक लेयर ऊपर और असेंबली लैंग्वेज से एक लेयर नीचे। तो जब इसको इंटरप्रेटर के थ्रू करते थे तो इट वाज वेरी स्लो कंपेयर टू मशीन कोड। हम ऑब्वियसली मशीन कोड में लैंग्वेज क्यों नहीं करते हम लोग प्रोग्रामिंग? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, कोड्स याद रखना बहुत मुश्किल होता है। एडिशन, आई एम प्रीटी श्योर लैब ने किया हुआ होगा मेड में कि जो ऐड ऑप कोड होता था ऐड का, वो याद करना, हाँ। पॉइंटर्स, बहुत सारे डिजिट्स याद करने थे बिटवीन वंस एंड जीरोस, और टीडियस और एरर प्रोन था। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ सूडो कोड था स्पीड कोडिंग, जिसने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पता है कौन सा होता है? प्लस, जो डेसिमल पॉइंट्स हैं, राइट? डेसिमल पॉइंट्स का हाँ। बीच में प्लस माइनस एंड सो ऑन, ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हैं। इसमें कंडीशनल ब्रांचेस भी आ गई थी, रिलेटिव एड्रेसिंग भी आ गई थी। और रिलेटिव एड्रेसिंग पता है क्या होती है? कंडीशनल ब्रांचिंग तो इफ एंड एल्स कंडीशन, ठीक है। रिलेटिव एड्रेसिंग क्या है? मेम रिलेटिव एड्रेस। मेमोरी नो एड्रेस। आइडिया। लाइव फ़ोन दूर कर लो कर प्लीज़। लिया, कर लिया, कर लिया। अच्छा, रिलेटिव एड्रेसिंग क्या है कि करेंट एड्रेस से उसके रिलेटिव, लेट्स सपोज मैं मेमोरी एड्रेस की बात कर रहा हूँ 512, और मैं करेंटली हूँ 300 पर, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा टू गेट टू 512? दैट्स रिलेटिव एड्रेसिंग, राइट? फ्रॉम द सही। ऑफसेट फ्रॉम द करंट एड्रेस।
अगर मैं बता रहा हूँ कि मुझे नेक्स्ट एड्रेस पे लेके जाओ तो दैट्स रिलेटिव एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस फोल्डर देते हैं ना हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही वरना मैं दिखाता कि एब्सोल्यूट एड्रेस में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, सी और फिर दिस फोल्डर और फिर दिस फोल्डर और फिर दिस फोल्डर। जबकि रिलेटिव एड्रेस में क्या होता है, फ्रॉम द करंट फोल्डर उसकी लोकेशन बता रहे होते हैं हम लोग, राइट। तो रिलेटिव एड्रेस उससे उसका पार्ट है। इंटरप्रेटर ये भी यूज़ करता था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी स्पीड कोडिंग में, कि इंटरप्रेटर लोडिंग करने के बाद बहुत कम मेमोरी बचती थी, बिकॉज उस ज़माने के कंप्यूटर्स ENIAC वगैरह बहुत लिमिटेड मेमोरी के थे। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स थी इसमें। एक्चुअल लैंग्वेजेस शुरू हो रही है यहाँ पे, फोर्ट्रान Fortran. वगैरह। Fortran. सही है। ठीक है। हाँ लार, आवाज़ नहीं आ रही, सबके माइक को क्या हुआ आज? आवाज़ नहीं आ रही। तुम के मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तुम जैसे ही माइक चला तो मैं उसी वक्त रुक जाऊँगा। सही है। फोर्ट्रान, फोर्ट्रान अब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ आ रहे हैं हम लोग चल रिलेटिवली। रहा है अब। हाँ अब चल रहा है। थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछ रही हूँ, लेकिन जो वो लैंग्वेज क्राइटेरिया वाला जो चार्ट है, तो उसकी मैं वीडियो देख रही थी, तो जो कि थोड़ी सी इसकी ओरिएंटेशन मुश्किल हुई थी। तो जहाँ पे डॉट्स नहीं है, लेट्स सपोज ये आपके चीज़ थी, वहाँ पे से डॉट्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ उसमें होती ही नहीं है, या फिर वो अच्छा इफेक्ट नहीं देती उसको। जहाँ पे कहाँ नहीं होता, क्या नहीं होता? एक बता रही हूँ। हाँ, जैसे कि सपोर्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन रीडेबिलिटी में उस पर डॉट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब रीडेबिलिटी में सपोर्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता, या फिर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। सही है। नहीं मतलब होना तो चाहिए वैसे। क्यों होना चाहिए? सब्सट्रैक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कोई कि अननेसेसरी चीज़ें हाइड हुई भी होती है उनके लिए, तो हाँ, उसकी रीडेबिलिटी जो है वो आसान हुई ना। इसकी रीडेबिलिटी आसान हुई। और ठीक है, इस सेंस में तो तुम हर उसमें हर फैक्टर को तुम क्राइटेरिया में ले सकते हो कि रीडेबिलिटी का इफेक्ट होगा। लेकिन लेट्स सपोज, मैं देख के बताऊंगा, मुझे सही से याद नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ लिखा होगा उसमें। क्योंकि अभी मैंने वो पिक्चर है वो चैट जीपीटी को दी थी, तो वो ना हर पॉइंट को हर से रिलेट करवा रहा है, तो इसलिए मैंने इस पूछा था कि मतलब होता है या नहीं। तो मिस ने जहाँ तक बताया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि उस पर इफेक्ट नहीं होता, जिस पे डॉट्स नहीं थे वो इफेक्ट नहीं हो रहा था। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, फोर्ट्रान सही। For were extremely slow but still used because it didn't have to simulate floating point operations. So the trade could be considered worth it. Introduction of IBM's compiler hardware irrelevant. Fortran was the first compile language and significantly faster than pseudocodes. अच्छा okay. तो तुम्हारे पास जो पिछले pseudocodes वाली एग्जांपल थी, वो जिन कंप्यूटर्स के लिए बने थे उसमें फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, यानी कि जो डेसिमल को अगर प्लस करना है उसका हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। अगर मुझे उन सही है। कंप्यूटर्स में 1.2 प्लस 1.3 को प्लस करना था, तो वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सिमुलेट हो रहा था, और वो विच वाज एक्सट्रीमली स्लो, लेकिन इट वाज वर्थ इट बिकॉज हार्डवेयर में कोई इम्प्लीमेंटेशन थी नहीं। सही। इसलिए इंटरप्रेटर सिस्टम्स में जा रहे थे। जब फोर्ट्रान के टाइम पे जो IBM कंप्यूटर के लिए बना था सिर्फ, उसमें हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन आ गई थी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, तो फिर देयर वाज नो रीज़न टू स्टिक विद interpreter systems. So Fortran was the सही first है। compiled language. सही है। कंपाइलर यूज़ होता था इसमें। और क्या है इसमें कुछ? the first compiled language was significantly faster. Pseudocode से बहुत ज़्यादा faster to execute थी, right? Pseudocode में 50 times slower than machine code था, इसमें relatively faster होगा than pseudocodes। ठीक है। फिर डिफरेंट वर्जन ऑफ फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान 1 में सिर्फ इनपुट आउटपुट इंक्लूडेड था,
और 2 डेटा टाइप्स थे, इंटीजर और फ्लोट। सही, मैंने बहुत ही सही। एब्स्ट्रैक्ट करके निकाला क्योंकि उसमें ज़्यादा हिस्ट्री ज़्यादा थी और फजूल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी, तो मैंने स्किम करके हाँ जो मुझे रेलेवेंट चीज़ नज़र है वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर दी। फोर्ट्रान 2 में हमारे पास इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन फॉर सब रूटीन्स। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे सब रूटीन्स क्या होता है, फंक्शंस सॉर्ट ऑफ। सही है, सही इंडिपेंडेंट है। कंपाइलेशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई कोड है और उसको मैं कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फंक्शंस तो अगर चेंज नहीं हो रहे तो वो तब भी फंक्शंस हर बार कंपाइल हो रहे होंगे, राइट। तो मैंने क्या किया कि मैंने ऐसी इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन फॉर सब रूटीन्स डाल दिया कि मैं पहले से ही कंपाइल्ड वर्जन ऑफ सब रूटीन्स डाल सकता हूँ ताकि मेरे पास वो कंपाइलेशन टाइम वेस्ट ना हो फंक्शंस को कंपाइल करने में। क्योंकि पुराने ज़माने कंप्यूटर्स में क्या होता था कि मुझे याद नहीं है कितना टाइम था, लेकिन ज़्यादा टाइम तक कंपाइलेशन अलाउ नहीं कर सकते थे हम लोग बिकॉज फेलियर रेट उसमें बहुत था। अगर 2 घंटे लग रहे हैं कंपाइल होने में तो 2 घंटे के अंदर अंदर ही कंप्यूटर फेल हो रहा था, विच इज़ वाई वी couldn't अलाउ दिस मच हायर कंपाइल टाइम। तो हम लोग ने क्या किया, फोर्ट्रान 2 ने क्या किया कि फंक्शंस के लिए इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन कर दी कि वो कंपाइल्ड हुए हुए हम लोग लोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, उसको बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो फंक्शन के बाहर लाइंस ऑफ कोड हैं वो कंपाइल होंगे। सही सही, है। तो इतनी डिटेल में नहीं जाना, अगर नहीं जाओ तो बस जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो लिख दो। सही है, दिस मेड कंपाइलेशन मच फास्टर एंड वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज मशीन फेलियर वुड अकर लॉन्ग लाइंस ऑफ कोड। पॉइंट इज कि इसमें इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन हो गई, दिस मेड कंपाइलेशन मच फास्टर। सही है, फोर्ट्रान 2 तो कंप्लीट हो गया। फोर्ट्रान 4 इंक्लूडेड एबिलिटी टू सेंड फंक्शंस एंड एज पैरामीटर्स, डाटा टाइपिंग, इफ एनालिसिस। में 3 चीज़ें इंक्लूड हुई थी। नंबर 1, फंक्शंस में हम लोग फंक्शंस एज अ पैरामीटर भेज सकते हैं, राइट। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया और उसको कॉल करते वक्त मैंने एक फंक्शन ही उसमें सेंड कर दिया, तो ये एबिलिटी फोर्ट्रान 4 में थी, पिछले वाले वर्जन्स में नहीं थी। डाटा टाइपिंग, सही, डाटा टाइपिंग पता है क्या होती है? डाटा टाइपिंग। कि वेरिएबल्स डिफाइन करते वक्त हम लोगों ने डाटा और टाइप डिफाइन करना। हाँ और मल्टीपल, फॉर एग्जांपल इंटीजर फ्लोट के अलावा बुलियन भी ऐड कर दिया एंड सो ऑन। इसमें हम लोग ने कंडीशनल ब्रांचेस भी ऐड कर दी थी फोर्ट्रान 4 में। फिर फोर्ट्रान 77 बिकॉज ईयर 1977 में आया था, एडिड स्ट्रिंग ऐड कर दिया, लूप ऐड कर दिया और ऑप्शनल एल्स, इफ एंड एल्स में एल्स ज़रूरी था पिछले वाले वर्जन में, नेक्स्ट वाले वर्जन में ऑप्शनल कर दिया एल्स। पाइथन में भी ऑप्शनल है ना, सिर्फ इफ लगाओ, ज़रूरी नहीं है एल्स लगाने की, राइट। ओके, ज़्यादा सही। तेज़ हाँ जा रहा हो तो बता देना। सही सही। फोर्ट 90 एडिड रिकर्जन ऐड कर दी, डायनामिक अरेज और पॉइंटर्स। सही, डायनामिक अरेज जिनकी वैल्यू अपडेट हो सकती है, आई बिलीव। सही है, क्योंकि इनकी वैल्यू अपडेट हो सकती है। हाँ आई बिलीव, क्योंकि डायनामिक अरेज की बात हो रही है, अभी इनका साइज़ तो चेंज नहीं हो सकता होगा, आई एम प्रीटी श्योर, मुझे याद नहीं है, नई बुक में एक्सप्लेनेशन थी, नॉर डू आई थिंक इट्स रेलिवेंट कि हम लोग बताएं कि डायनामिक अरेज होते क्या। सही, पॉइंटर्स इंप्लीमेंट कर दिया। फिर फोर्ट्रान 2005 में उसने ऊप ऐड कर दी। फाइनली फोर्ट्रान 2008 में उसने पैरेलल और कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन काबिल बना दिया उसको, उस लैंग्वेज को। ओके, सही। ये सारी उसमें मस्जिद फोर्ट 4 में की थी। क्या मतलब, नहीं ये डिफरेंट वर्जन्स हैं। फोर्ट के ओके। बाद फोर्ट 77 फिर 90, इंस्टेड ऑफ 5 6 7 8 उन्होंने ईयर ऑफ रिलीज का ही नाम दे दिया उसको। सही है। सही है, नीचे फिर नेक्स्ट हुई लिस्प इसलिए जनरेट हुई बिकॉज फोर्ट्रान में हमारे पास और पिछली सारी लैंग्वेजेस में हमारे पास न्यूमेरिकल्स पे काम हो रहा था, नंबर्स पर कंप्यूटेशन हो रही थी। अब लिस्ट इस पर निकालें बिकॉज 3 फील्ड्स थी जिनको कंप्यूटर्स का यूज़ करना था। एक्चुअली इंटरेस्टिंग था, मुझे याद भी है, साइकोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियंस और एक और कौन था, लिंग्विस्ट, राइट। लिंग्विस्ट को क्या काम करना था, उनको टेक्स्ट प्रोसेसिंग करनी थी कंप्यूटर्स में, जो कि पिछली लैंग्वेजेस अलाउ नहीं कर रही थी।
क्योंकि वो उसमें डाटा टाइप ही सिर्फ इंटीजर और उसकी थी, राइट। साइकोलॉजिस्ट को मैप करना था कि हमारे दिमाग में हम लोग स्टोर कैसे करते हैं मेमोरीज, उसको सिमुलेट करना था, सही है। सही। मैथमेटिशियंस को मैथ नहीं करनी थी, लेकिन उनको थ्योरम्स प्रूव करने थे विच कैन ओनली बी डन इन सिम्बल्स। तो पिछली वाली लैंग्वेजेस सिम्बल्स को यूज़ ही नहीं कर सकती थी, सिंपल्स को सपोर्ट ही नहीं थी उसमें, राइट। स्ट्रिंग था ही नहीं, कैरेक्टर था ही नहीं, कोई डाटा टाइप, तो लिस्ट में वो ऐड किया, सही। सही है। और साथ साथ इसमें लिंक लिस्ट ऐड की। लिंक लिस्ट, वाई लिंक लिस्ट? बिकॉज अगर हम लोग टेक्स्ट प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वन कैरेक्टर के बाद कोई दूसरा कैरेक्टर आ रहा है और उनकी लोकेशन जो है इज़ रेलिवेंट, और उसमें बीच से कहीं से भी निकाल सकते हैं, राइट। लिंक लिस्ट पॉइंटर्स लिंक लिस्ट ऐड की है इस लैंग्वेज में, ओके। तो ओके। 2 पॉइंट्स अबाउट लिस्प। नंबर 1, सिम्बॉलिक कंप्यूटेशन के लिए इन्वेंट की गई। नंबर 2, लिंक लिस्ट ऐड की गई। नंबर 3, इसमें 2 डाटा टाइप्स हैं, 2 टाइप के डाटा टाइप्स हैं। एक एटम्स है जो कि सिंबल, नंबर्स और बाकी सब के लिए यूज़ होता है, और दूसरा डाटा टाइप क्या है, लिस्ट, जो कि लिंक लिस्ट के लिए यूज़ होता है, सही। ये दुनिया की पहली फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जो कि फंक्शंस के थ्रू कंप्यूटेशन करती है, कोई उसमें ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं होते, सारे के सारे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन फंक्शंस के थ्रू हो रही होती है, और सही है। फिर लिस्प का एक नया वर्जन स्कीमा, मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंस क्या करता है, मैं स्कीमा कर रही थी तो मैं अभी भी इसको स्कीमा करूँगा। स्कीमा अगर इसको प्रोनाउंस करते हैं तो लिस्प का एक फ्यूचर वर्जन है जिसने अलाउड फंक्शन टू बी पास्ड एज वेरिएबल्स एंड कैन बी पार्ट ऑफ लिस्ट। इसमें ये एडिशन अलाउ की। तो पास वेरिएबल्स तो मतलब क्या इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स भी आ जाएंगे? अलाउड फंक्शंस टू बी पास्ड एज, नहीं, फंक्शंस टू बी पास्ड एज वेरिएबल्स, यानी कि एक फंक्शन में तुम दूसरा फंक्शन पास कर रहे हो, ओके। सही है। और साथ साथ फंक्शंस जो है वो लिस्ट में भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट तुम्हारे पास कॉमन लिस्ट आया, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स आ रहे थे, आगे थे लिस्ट के, जिसके थोड़े सिंटैक्स अलग था और इट वाज हार्ड टू फॉलो। तो कॉमन लिस्ट ने क्या किया कि उनको सारे वेरिएंट्स ऑफ लिस्ट को कंबाइन कर दिया, और साथ साथ उसमें डायनामिक स्कोपिंग भी ऐड कर दी। डायनामिक स्कोपिंग क्या होती है? बताओ। नहीं याद मुझे, सर्च करो। डायनामिक टाइपिंग अलग थी, डायनामिक स्कोपिंग अलग थी, या मुझे याद नहीं आ रहा। GPT से पूछ लूं? हम्म, मैं यही पूछ रहा हूँ, व्हाट इज डायनामिक स्कोपिंग? हम्म। गेमिंग वाली टर्म ना बता दे। वेरिएबल रेजोल्यूशन विद द स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स डिटरमिन्ड एट रन टाइम rather than कंपाइल टाइम। ऑन हो गया, ठीक है, वापस जाओ। इसमें क्या हो रहा होता है कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल, 2 स्कोप्स होते हैं, लोकल और ग्लोबल, राइट। तो इंस्टेड ऑफ कंपाइलेशन टाइम, रन टाइम के दौरान डिफाइन हो रहा होता है उसका स्कोप वेरिएबल्स का, ठीक है। क्लियर हुआ है? दोबारा बताओ। थोड़ा सा दोबारा बताओ। स्टैटिक Okay. टाइपिंग और डायनामिक टाइपिंग, राइट, ये दो चीज़ क्या फ़र्क था? स्टैटिक टाइपिंग में जो डाटा टाइप्स है वो कंपाइलेशन के दौरान चेक हो रही होती थी, और डायनेमिक टाइपिंग में रन टाइम के दौरान डाटा टाइप्स चेक हो रहे होते थे। इसी तरीके से स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग है। स्टैटिक स्कोपिंग में क्या होगा कि वेरिएबल्स के स्कोप्स डिफाइन हो रहे होंगे ड्यूरिंग कंपाइलेशन, और डायनेमिक स्कोपिंग में क्या होगा कि वेरिएबल के स्कोप्स कि वो ग्लोबल है या लोकल है, वो डायनेमिक एग्जीक्यूशन टाइम पर डिफाइन होंगे, रन टाइम पर, सही है। सही। रन टाइम में डिफाइन सही है। हाँ, फिर लिस्ट ख़त्म। नेक्स्ट एल्गोल है, और और डेवलप्ड एज अ मशीन इंडिपेंडेंट एज फॉर। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या था, कि प्रॉब्लम क्या थी कि जो पिछली लैंग्वेजेस थी एज ऑफ नाउ वो किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए बनी थी। फोर्ट्रान वाज डेवलप्ड फॉर IGN, IGN कह रहा हूँ, IBM, सॉरी, IBM। IBM।
और लिस्प जो है वो मुझे याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ बेस समथिंग अदर। पॉइंट इज़ ये याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं एम ही बोल रहा हूँ। तो जब वो उनके लिए बनी थी तो जनरलाइज्ड कोई लैंग्वेज नहीं थी जो कि हर मशीन इंडिपेंडेंटली प्रोग्रामिंग इसमें कर पाए हम लोग। सही। तो अल्कोहल वाज मेड विद द पर्पस कि ये स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है जो कि हर मशीन पर चलेगी। सही है। ठीक है। लिस्ट जो है वो हर मशीन पर नहीं चल रही थी। नहीं, वो किसी स्पेसिफिक लिए थी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या थी, नॉर डू आई बिलीव कि वो इम्पोर्टेंट है याद रखना कि कौन सी मशीन के लिए थी। सही है। ठीक है। अच्छा, इसने सिंटैक्स को थोड़ा फॉर्मुलाइज किया था। ओके। सही है। सिंटैक्स को फॉर्मुलाइज जैसे कि हमारे पास जो बी एन एफ और सी एफ जी तो नहीं, लेकिन एक बी एन एफ होता है सिंटैक्स को डिफाइन करने का तरीका। तो सबसे पहले इस लैंग्वेज ने यूज़ किया था, इवन दो इट वाजंट पॉपुलर एट द टाइम। ठीक है। ये पॉपुलर नहीं थी उतने टाइम पे लैंग्वेज। लैंग्वेज लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो एक बी एन एफ की बात कर रहा अच्छा अच्छा। हूँ, सही मेथड है। टू डिस्क्राइब सिंटैक्स, उस मेथड की बात कर रहा था मैं। अच्छा, इसमें दो वर्जन थे। सबसे पहले एल्गोल 58 आता है जो कि 1958 में रिलीज़ होता है, हेंस द नेम 58। सही है। और सही है। फाइन, इसके बारे में इतना डिटेल बताया हुआ नहीं था तो मैंने लिखा भी नहीं, ना ही कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी। एल्गोल 60 जो था वो उसका रिवाइज्ड वर्जन था 58 का, जिसमें ये काम होते थे, ब्लॉक स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड। ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है ना कोड का, एक ब्लॉक ऑफ कोड, इफ़ कंडीशन का एक ब्लॉक है, और इंडेंटेशन और वो ब्रैकेट से जो आइडेंटिफायर होता है वो एक ब्लॉक होता है, राइट। तो वो स्ट्रक्चर, ब्लॉक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था विच मेड द कोड मोर रीडेबल। ओके, नंबर वन। सही है। सेकंड उसने क्या किया कि हमारे पास जो फंक्शंस में पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं उसके दो तरीके होते हैं, या तो हम लोग बाय वैल्यू करते हैं, या तो हम लोग बाय नेम करते हैं, यानी कि बाय वेरिएबल। ऐसा हो सकता है कि मैं फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पास करूं सच एज 23। नहीं। क्यों नहीं कर सकता, फंक्शन में पास नहीं अच्छा करवा हाँ, सकता फंक्शन में 23, फंक्शन के अंदर ना। राइट। या फिर मैं फंक्शन के अंदर वेरिएबल पास कर रहा हूँ x जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज्ड हुई थी 23। दोनों पॉसिबल है ना, हाँ दोनों राइट। पॉसिबल है। तो ये पहले पॉसिबल नहीं था। उस दो मेथड्स होते हैं, इससे कहते हैं बाय वैल्यू एंड बाय नेम पैरामीटर पासिंग। सही। इनिशियली सिर्फ बाय वैल्यू था, इस लैंग्वेज ने दोनों अलाउ किए, बाय वैल्यू एंड बाय नेम। सही। सही। ओके। procedures were allowed to be recursive, functions were allowed to be recursive। stack dynamic arrays, ये लिख लेना, मुझे इसकी याद नहीं है एक्सप्लेनेशन, तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ। ठीक है। सही है। एल्गोल 60 बस, अच्छा मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई होगी इसलिए इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट की थी कि was never achieved widespread use to the United States, was easier with not become, there's a number of reasons for its lack of the features are not too flexible, they made understanding difficult and implementation inefficient। पता नहीं मैंने भेजा था किसने भेजा था कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे या 10 मार्क का जो नंबर क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला के होगा। हाँ तो तुमने भेजा था। अच्छा, ओके। तो वो मुझे समझ कैसा आ रहा है, हो क्या सकता है हम्म। कि कोई मुझे ये भी कह रहा था कि ना कोड गिवन होगा और फिर उसी से रिलेटेड सवाल होंगे, कुछ इस तरीके का भी कौन कोई कह कह रहा रहा था था? मुझे। सेक्शन बी की एक लड़की कह रही थी, और वो ये कह रही थी कि अगर जैसे अब लैंग्वेज है, अब सी की लैंग्वेज हर किसी को नहीं आती, तो अगर कुछ इस तरीके का होगा तो कमेंट में वो चीज़ एक्सप्लेन भी होगी कि आपको मसला ना हो। हाँ, वैसे भी सी में कौन सी पैरेलल प्रोग्रामिंग हुई है, बेसिक तो सबको आती है। एग्जाम्पल दे रही थी। ऑन हो गया उजाला। अच्छा खैर आगे बढ़ो। हाँ, तो हाँ पॉइंट वाज कि वो जो एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कुछ कंबाइंड होके क्वेश्चन आएगा, राइट। तो आप, आई हैव नो आइडिया, लेकिन स्पेकुलेशन कि ऐसी कौन कौन सी एग्ज़ाम प्रोवाइड एग्जांपल्स जिसमें वो जो ऑर्थोगोनैलिटी थी, राइटेबिलिटी, एक्सप्रेसिविटी थी, जो कि प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी या तो फिर डिस्प्ले हो रही है इन वेरियस लैंग्वेजेस। तो एल्गोल वाज नेवर दैट पॉपुलर इन यूएस एंड यूरोप। व्हाई? बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी, एक चीज़ को तो करने के बहुत ज़्यादा तरीके मतलब थे।
which उसको made ऑर्थोगोनली में चली जाएगी ना वो। हाँ exactly, which made understanding and implementation difficult and inefficient. सही। सही। जब एक चीज़ को करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं हम्म। तो हर कोई अपने अलग अलग तरीके से करेगा, तो उसको रीड करना इज़ वे हार्डर देन अगर किसी मेथड होता तो। अच्छा नेक्स्ट मैंने कोई और भी काम की चीज़ शायद लिखी हुई है, द लैक ऑफ इनपुट programs to other computers are one of the contribution BNF, although there were other problems, Fortran among users and lack of support or most important factors. Again, although there were many other problems, the entrenchment of Fortran among users and the lack of support by IBM probably the most important failures. Gain widespread use in sense that ambition qualities were always a part of language description. ओके नहीं कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें, नीचे जाओ। मुझे नहीं याद मैंने क्यों कॉपी किया, प्रॉब्लम BNF की वजह से क्या होगा। फिर नेक्स्ट लैंग्वेज हमारे पास है कोबॉल, मुझे नहीं पता अगेन प्रोनाउंस क्या करते हैं, लेकिन ये सिर्फ साइंटिफिक पर्पसेस के लिए ओनली लैंग्वेज, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, जितनी भी प्रीवियस लैंग्वेजेस पढ़ी हैं इनिशियली सारे कंप्यूटर्स की जो एप्लीकेशन थी वो साइंटिफिक पर्पसेस के लिए थी। साइंटिफिक पर्पसेस क्या होता है, एग्जाम्पल इसकी ये है कि जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जब वो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप हुआ था, तो एक्चुअली पहला न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब, फ्यूजन बॉम्ब, तो उनके लिए जो कंपटीशन करनी थी वो सिमुलेट उन्होंने कंप्यूटर पे की थी, बिकॉज वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी टू बी डन बाय ह्यूमंस, उसमें टाइम बहुत लगता, तो उन्होंने कंप्यूटर पर उसकी सिमुलेशन की, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, राइट, दैट कैन बी क्लासिफाइड एज ए साइंटिफिक पर्पस। ठीक है, साइंस के एडवांसमेंट के लिए उसका पर्पस ऑन हो गया। तो जितनी भी लैंग्वेजेस थी, जितनी भी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस थी, वो साइंटिफिक पर्पसेस के लिए लैंग्वेजेस बनी थी। कोबॉल बिजनेसेस के लिए बनी थी, बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सेंटेंसेस यूज़ कर रही थी अपने सिंटैक्स और स्ट्रक्चर में, देन न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स, न्यूमेरिकल नोटेशन, सॉरी कॉम्पिटिशन्स। सही है। इसकी वजह से क्या हो गया था कि लैंग्वेज वाज वे इजियर टू अंडरस्टैंड देन द प्रीवियस वंस, बिकॉज इसमें इंग्लिश यूज हुई थी, राइट। आवाज लग गई तुम्हारी बीच से। मैं क्या कह रहा था, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में कुछ बता रहे थे हाँ, तुम। न्यूमेरिकल नोटेशंस की जगह इंग्लिश यूज़ हुई थी, जिसकी वजह से इसको समझना वाज वे इजियर, इवन दो इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी स्पीड, लेकिन जिस एप्लीकेशन के लिए बनी है बिजनेस एप्लीकेशंस में, तो यू नीड के इजी टू रीड हो, ताकि इट्स वेरी इजी टू लर्न एंड पिकअप। सही। सही है। कैसे किया इसने, अलाउड फॉर मोर कंट्रोल ओवर फॉर्मेटिंग फॉर प्रिंटिंग, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिंस बिजनेस एप्लीकेशंस को रिपोर्ट प्रिंट करनी होती है एंड सो ऑन, राइट, तो इसने बेहतर कंट्रोल प्रोवाइड किया ओवर फॉर्मेटिंग, जैसे पाइथन में नहीं होता /t और /n एंड सो ऑन, ये फॉर्मेटिंग में काउंट होता है, राइट, स्ट्रिंग के फॉर्मेटिंग में, तो इसने वो कंट्रोल प्रोवाइड किया। वेरिएबल्स में हाइफन्स इंक्लूड किए उसने, बहुत ही माइनर सी चीज़ लग रही है, लेकिन मतलब कि वेरिएबल्स में हाइफन आ सकते हैं, राइट। ओके। ये बहुत ही माइनर सी चीज़ है, लेकिन जब तुम्हारे पास एक वेरिएबल में मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट फॉर दिस क्लाइंट, बैलेंस शीट डाल दिया या बैलेंस डाल दिया डैश क्लाइंट का नाम, तो इट मेड रीडेबिलिटी वे इजियर। सही है। इसकी वीकनेस क्या थी, लैक ऑफ फंक्शंस। सही। अच्छा, लैक ऑफ कंप्यूटिंग पावर मेड दिस लैंग्वेज एक्सपेंसिव टू कंपाइल। अच्छा, इन जिन्होंने डेवलप किए उनको रियलाइज़ हो गया था कि उस टाइम पे कंप्यूटर्स इतने पावरफुल नहीं थे कि वो कंपाइलेशन उस वक्त सक्सेसफुल हो, लेकिन उनको रियलाइज़ हो गया था कि बाद में जाके जब कंप्यूटर्स पावरफुल होंगे और सस्ते हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम इरेलेवेंट हो जाएगी और कंपाइलेशन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एनी मोर। सही है। अच्छा पॉइंट लगा था तो मैंने नोट डाउन कर लिया। फिर तुम्हारे पास नेक्स्ट है लैंग्वेज बेसिक। सही। ओके, तो बेसिक बनी थी इन पाँच रीजंस या 5 गोल्स को नज़र में रखते हुए।
Number 1, it must be easy for non-science students to learn and use. Must be pleasant and friendly. It must provide fast turnaround for homework. बेसिकली ये तुम्हारे पास लिमिटेड लैंग्वेज थी, लेकिन ये तुम्हारे पास सिर्फ स्कूल्स वगैरह में यूज़ होती थी, स्पेसिफिकली लर्निंग के लिए बनाई गई थी ताकि लोगों को प्रोग्रामिंग इजीली समझ में आ जाए. सही. सही है. ओके अच्छा, इसके इतना वाइडली यूसेज नहीं था, लेकिन बाद में इसको रीब्रांड किया गया विजुअल बेसिक में, VB, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस में बनाने में काम आती थी. सही. ओके नीचे थोड़ा सा PLI, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरफेस, पता नहीं, याद नहीं मुझे, इसकी फुल फॉर्म याद नहीं. कंबाइन द बेस्ट फीचर्स ऑफ एल्गो जो भी ऊपर नाम था उसका, फोर्ट्रान एंड कोबॉल, इन तीनों के बेस्ट फीचर्स कंबाइन करके एक सिंगल लैंग्वेज प्रोवाइड कर दी थी उन्होंने. सही. सही है.